स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आज मैं इसका फॉर्मेट बताने वाली हूँ आपको, और साथ में इसी के साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेडिंग अकाउंट है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको इनकम स्टेटमेंट का ये पार्ट ए है या पार्ट 1 है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, इसकी डेबिट साइड पे जो एंट्रीज जाती हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए याद करना। फर्स्ट एंट्री ओपनिंग स्टॉक रहती है डेबिट की। उसके बाद आती है टू नेट परचेजेस, राइट। परचेजेस भी डेबिट जाएगी, बिकॉज डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस शो करते हैं और क्रेडिट साइड पे हम इनकम शो करते हैं, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट। सो अब नेट परचेजेस में जो वर्ड नेट आ रहा है, इट मीन्स कि परचेजेस का नेट अमाउंट। अब परचेजेस का नेट अमाउंट कैसे निकलता है? नेट परचेजेस इज इक्वल टू, ये रहता है टोटल परचेजेस। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओके, अब ये जो टोटल परचेजेस है, इसका ये टोटल परचेजेस का अमाउंट कैसे होता है? इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट दोनों परचेज ही हैं, तो आपको टोटल परचेजेस कैसे निकलेंगी? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों अगर दी हैं तो दोनों को प्लस करोगे तो आपकी टोटल परचेजेस निकलेगी, राइट। और फिर इसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस कर देना है, तो आपकी निकल जाती है नेट परचेजेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट इसकी एंट्री जाती है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं मैं डिटेल में आगे करवाऊंगी। अभी आप ये याद रखिए कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री लेवल के खर्चे होते हैं, राइट। फैक्ट्री के बाद के खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं, इसका भी डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आपकी आती है इनकम्स। तो सबसे बड़ी इनकम बिजनेस की क्या होती है? सेल्स। तो यहाँ आ जाएगा बाय नेट सेल्स। अब नेट सेल्स है तो मींस सेम प्रोसेस जैसे परचेज में करा था हमने, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इन केस अगर सेल्स रिटर्न हो रही है तो आपकी नेट सेल निकलेगी, राइट। अब जो एक चीज और आप याद रखेंगे कि सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दिया है तो आपने सेल्स में से माइनस करके नेट सेल्स निकालना है। और फिर मैं बताना भूल गई, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, राइट। तो अगर रिटर्न आउटवर्ड दिया है तो आपको परचेजेस में से माइनस करके नेट परचेज निकालना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसकी एंट्री होती है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यही दो एंट्रीज क्रेडिट साइड पे होती हैं, राइट। अब दोनों साइड्स को हम बैलेंस करते हैं। आपको पता ही है अकाउंट को टोटल करके उसकी बैलेंसिंग करी जाती है, और जिस साइड का टोटल बड़ा होता है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, बिकॉज ये इनकम्स हैं, इनके अमाउंट्स आप यहाँ लिखेंगे, जो भी टोटल अमाउंट आएगा। इन केस अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल छोटा आ रहा है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ निकलेगा? वो निकलेगा डेबिट साइड पे ही, ठीक है। और उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर रहता है, ठीक है। इन केस अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जिसको बोला जाता है बाय ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, मींस दोनों में से कोई एक साइड पे ही बैलेंस निकलेगा। वो आपने देखना है कि कौन से साइड पे निकल रहा है, राइट। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये बनता ही इसलिए टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, राइट। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं या इक्वेशंस है वो हम आगे समझेंगे। नेट परचेजेस मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम COGS बोलते हैं,
COGS stands for cost of goods sold, right? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कई बारी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल निकालने में या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं वो अभी देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली इसको डिराइव कहाँ से किया गया है? ट्रेडिंग अकाउंट से, और इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन भी कभी बोलते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होगा, नेट परचेजेस भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं अब इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगी, इसका पूरी इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज आती हैं। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है, जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास या फर्म के पास बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, राइट? एक्सपेंसेस, राइट? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, कौन सी एंट्रीज जाती हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आप इसको साथ साथ याद कर लेना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बस एक लॉजिक जो इसके पीछे है वो यही है कि ये एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो फैक्ट्री लेवल के एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहला एक्सपेंस क्या आ जाता है, नंबरिंग करके करते जाती हूँ। कैरेज इनवर्ड और सिंपल कैरेज भी लिख सकते हैं, और कार्टेज बोल सकते हो इसको आप, ठीक है? या फिर कैरेज ऑन परचेजेस, राइट? कैरेज का मतलब होता है जब आप कोई भी रॉ मटेरियल या मटेरियल मंगवा रहे हो फैक्ट्री में लाने के लिए, आप कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगवाओगे, है ना? तो वहां पे आपको कैरेज मीन्स जो किराया देना है उसको कैरेज बोला जाता है। अब कैरेज भी दो तरह की होगी, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। अब देखो, इनवर्ड को आप याद रखो कि फैक्ट्री में लाने के लिए खर्चा, और आउटवर्ड फैक्ट्री से बाहर भेजने के लिए, राइट? इस तरीके से याद रखोगे। तो आउटवर्ड मीन्स फैक्ट्री के बाद का खर्चा, इसलिए वो डायरेक्ट में नहीं जाएगा, बट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और कैरेज या कार्टेज लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट ही लेके चलोगे। एंड कैरेज ऑन परचेजेस भी, परचेजेस जो है ये मटेरियल हम परचेज करके ला रहे हैं अपने आउटलेट में या फैक्ट्री तक, रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हो, तो ये परचेज के खर्चे हैं। तो परचेजेस के भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कैरेज ऑन सेल्स है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो यहाँ नहीं जाएगा, राइट? सेकेंड कैटेगरी आपकी आ जाएगी वेजेस, देन प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, कुछ भी जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स हैं इससे आपको देखो पता चल रहा होगा कि प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, डायरेक्ट तो लिखा ही है ऑलरेडी, मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोडक्शन में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, फैक्ट्री वेजेस तो इट मीन्स फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो वेजेस होता है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कई बारी क्वेश्चन में लिखा होगा वेजेस एंड सैलरीज। अब ये समझने की बात है कि वेजेस जो होती है ये वर्कर्स को मिलती है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और सैलरीज होती हैं जो ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलती है। तो वेजेस तो फैक्ट्री लेवल का एक्सपेंस है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट? बट सैलरी ऑफिस लेवल का एक्सपेंस है इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट? तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। बट अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जब अलग अलग होंगी तब तो हमें क्लैरिटी है, बट कई बारी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा ही दिया होगा।
अब दोनों चीज़ें हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वहाँ पे आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि पहले कौन सी टर्म है। अगर पहले वेजेस है तो ये डायरेक्ट में चला जाएगा पूरा का पूरा टर्म। अगर सैलरीज एंड वेजेस होगा तो सैलरीज अगर पहले आ रहा है तो ये इनडायरेक्ट में चला जाएगा, राइट। तो आपने ये पहली टर्म पे ध्यान देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट इसका एक्सपेंस है, कौन सा नंबर है, ओके। नाउ थर्ड नंबर इज कोल हो गया, गैस, वाटर, फ्यूल, डीजल, कुछ भी एक्सेट्रा। आपको पता ही है कि ये सब खर्चे कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री पे होते हैं, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में चले जाएंगे। उसके अलावा आ गया फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस जो वर्ड है, इंश्योरेंस जो है ये जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है। बट इसके साथ फैक्ट्री वर्ड है तो इट मीन्स ये फैक्ट्री का है स्पेसिफिकली, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। देन फिफ्थ, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, ये जब आप मटेरियल वगैरह परचेज करके ला रहे हो, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज, जब आप बाहर स्टेट से या बाहर की कंट्री से जब लाओगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, तो दीज आर ऑल एक्सपेंसेस और ये परचेजेस पे हो रहे हैं, तो इसलिए ये सब जो भी ड्यूटीज रहेंगी, ड्यूटीज ऑन परचेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मीन जैसे आप डॉक क्लियरिंग चार्जेस देते हो। डॉक्स क्या होते हैं, अगर आपने शिप्स के थ्रू सामान मंगवाया है और वहाँ शिप से जब आपका सामान अनलोड होता है डॉक्स पे, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ता है, मीन्स फीस कुछ दे के वहाँ से अपना सामान क्लियर करवाना पड़ता है, तो वो फीस या कमीशन या चार्जेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे। देन आपके आ जाते हैं, और इस क्लियरिंग चार्जेस बोलो, डॉक चार्जेस भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा पैकिंग या पैकेजिंग चार्जेस जो होंगे, चार्जेस। अब ये पैकिंग चार्जेस अगर डायरेक्ट हैं या परचेज पे हैं तो ये डायरेक्ट में जाएंगे। अगर पैकिंग चार्जेस आफ्टर फैक्ट्री आप पैकिंग के चार्जेस कर रहे हो, ठीक है, तो सेल्स पे हो रहा है, अगर पैकिंग सेल्स पे जो होगा वो इनडायरेक्ट चला जाएगा। देन नेक्स्ट इज कमीशन ऑन परचेजेस। परचेज पे जो भी खर्चा मैंने पहले ही बोल दिया कि वो डायरेक्ट कैटेगरी में जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी भी आपको जैसे एयरपोर्ट पे या आप सामान क्लियर कराते हो तो वहाँ देना पड़ता है। फिर कोई फैक्ट्री की आप फैक्ट्री में कोई आपने लाइटिंग का खर्चा किया है, कोई हीटिंग कूलिंग एसी वगैरह लगाए हैं, या फिर हीटिंग के लिए हीटर्स, कुछ भी जो आपका फैक्ट्री में मेंटेनेंस हो रही है, वो सब भी डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे। उसके अलावा आपकी फोरमैन सैलरी, फोरमैन या सुपरवाइजर्स बोल दो, ये कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, तो इनकी सैलरी जो रहेगी, अब वर्ड यहाँ सैलरी है बेशक, लेकिन सैलरी मिल किसको रही है ये ध्यान रखो, फोरमैन या सुपरवाइजर्स जो फैक्ट्री में होते हैं, तो इसलिए बेसिकली फैक्ट्री लेवल की सैलरी या वेजेस हैं तो ये डायरेक्ट में जाएगी। देन आपकी आ जाएगी वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, ये भी कौन है, वर्क्स मैनेजर कौन होता है, वर्क्स मैनेजर मींस वर्क्स डिपार्टमेंट मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वहाँ का जो मैनेजर है वो फैक्ट्री में ही मैनेजर है, इसलिए उसकी सैलरी भी कहाँ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस में, राइट। तो ये बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फैक्ट्री लेवल के या परचेज लेवल के खर्चे होने चाहिए, तभी ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूलाज पे जो ट्रेडिंग अकाउंट की ही इक्वेशन से डिराइव किए जाते हैं। उसमें नेट परचेजेस ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जस्ट अ सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं हम, टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब भी आप देखिए यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इस इक्वेशन दोनों साइड्स को जब आप बैलेंसिंग करोगे तो
अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक है, अब यही आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। इन केस अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सारी उसमें जो है एंट्रीज नहीं दी हैं, तो फिर आप फॉर्मूला निकाल के भी फॉर्मूला यूज करके भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं, राइट। और नेट सेल्स भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेट सेल्स फिर से बता देती हूँ, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, टोटल सेल्स में जाता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब ये आपने देखना है क्वेश्चन में क्या दिया, राइट। अगर सिर्फ कैश सेल दिया है तो टोटल सेल्स मीन्स ओनली कैश सेल्स। अगर क्रेडिट सेल और कैश सेल्स दोनों दिए हैं तो आपको पहले प्लस करके टोटल सेल निकालना है, राइट। और उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। बार बार इसलिए बताती हूँ कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका नेट सेल्स निकल जाएगा। ओके, तो ये था फॉर्मूला किसका? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिक फॉर्मेट एंड टर्म्स फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।